कुछ बच्चे जो कि डर के मारे घर में छुपे हुए हैं, लेकिन बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें उन्हें बार बार उसी बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है जिन कारणों से वो यहाँ पर छुपे हैं। इन्हीं में से एक जिमी नाम का लड़का भी है जिसका कि ये घर है। उसकी माँ कुछ देर बाद कमरे में आकर उसकी छोटी बहन को वहीं छोड़कर चली जाती है। सभी से कहती है कि एकदम शांत बैठे रहना, लेकिन उनके जाने के कुछ वक्त बाद बाहर से तेज सायरन की आवाजें आने लगती है। घर की दीवारों पे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई तोप के गोले दाग रहा हो। बहुत देर हो गई। गेट तोड़कर अंदर कुछ हैवान घुस आए जो थे तो इंसान ही, लेकिन अब जानवर बन चुके हैं। उन्होंने वहां बैठे हर एक बच्चे को नोच नोच के खा लिया और किसी को नहीं बख्शा। सिर्फ जिमी था जो गेट के पीछे छुपा था, जिसके कारण वो बच जाता है और फौरन भागकर कमरे में आ गया। आते ही उसने देखा कि गेट पर उसकी माँ खड़ी है जो उससे कह रही है कि बेटा यहाँ मत आओ, अंदर जाओ फौरन। जिमी उनकी बात का जवाब दे ही रहा होता है कि इतने में पीछे से वही जानवर आ गए जिन्होंने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को इतनी बुरी तरह से नोचा कि जिमी ने अपनी नजरें तक फेर ली। लेकिन यहाँ सिर्फ यही नहीं हुआ इन बीते पलों में, बल्कि जब उन्होंने खा लिया तो उसकी माँ को अब खून की उल्टियां होने लगी और कुछ ही समय के भीतर वो भी उन्हीं की तरह बन जाती है। इस घर में जिमी के सारे रिश्तेदार छुपे हुए थे जो कि अब वैसे बनते जा रहे हैं और इसीलिए उसने यहाँ ना रहने का सोचा। भागकर अपने पिता के पास जाने का मन बना लिया जो टाउन से चर्च में रहते हैं। अब जब वो बाहर गया तो वहाँ का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। हर तरफ भेड़ बकरियों की तरह ये इन्फेक्टेड लोग फैले हुए हैं जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो था इंसान का कच्चा मांस। इन्हें कभी भी भूख की कमी नहीं होगी। इस बीच जिमी अपने पिता के पास पहुंचा जो आराम से बैठे हुए। दरअसल उन्होंने ये मान लिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब इंसानों की गलतियों के कारण हो रहा है और जो कोई भी ये लोग हैं इन्हें गॉड ने भेजा है ताकि वो किसी तरह करके पृथ्वी के सारी बुराइयों को खत्म कर दे। उन्होंने जिमी को अपने गले से लॉकेट उतार कर दी और कहा कि अब हमें भी इसे मान लेना चाहिए क्योंकि यही हमारा अंत है। लेकिन जिमी अपने पिता की बातों में नहीं आता, बल्कि वो जाकर छुप जाता है कोने में और तभी अचानक से कई सारे इन्फेक्टेड लोग शीशे को तोड़कर अंदर घुसते हैं और जिमी के पिता वहीं बैठे ही। वो सभी झुंड में आकर उन्हें कीमे की तरह खाकर खत्म कर देते हैं। अपने माँ बाप को खुद की आंखों के सामने इस दर्द भरी मौत से गुजरते हुए उसने देखा था। आगे चलकर उसके लिए ये चीज बहुत बड़ी सबक बनने वाली है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये रेज वायरस है, यानी कि वो वायरस जो कि इंसान से एक दूसरे में फैलता और सबसे पहले इसका इन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में। जब इस चीज की जानकारी दुनिया और देश को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही लंदन से अपने सारे कनेक्शन को तोड़ दिया। यहाँ तक उन्होंने ये तक नहीं देखा और समझा कि वहाँ के लोग कैसे इस चीज से लड़ाई लड़ रहे हैं। यूके की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी, आधी क्या पूरी मान लो खत्म हो चुकी थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद की जान की रक्षा की और एक ऐसी जगह को खोजा जो समुद्र के चारों तरफ से कवर थी। ये एक मेन लैंड था जहाँ इन सर्वाइवर ने अपने रहन सहन का इंतजाम कर लिया था और आज का दिन इन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि स्पाइक नाम का बच्चा अब बड़ा हो गया और वो इन शैतानों से लड़ने के लिए जाने वाला है। उसकी प्रैक्टिस के दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसा हर किसी ने किया ताकि वो मुसीबत के समय एकदम अनाड़ी ना रहे। जामी उसके पिता हर रोज की तरह आज नाश्ता तैयार करते हैं, लेकिन आज उसने स्पाइक के लिए उसका फेवरेट ऑमलेट बनाया है जो उसे बेहद पसंद है। जामी ने उसे कुछ बातें बताई कि उसे डरना नहीं है क्योंकि मौत से डरा नहीं जाता। जब उसे आना होगा वो जरूर आएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उसने तो अपने मन में कुछ तस्वीरें बना ली है कैसे वो लोग दिखते होंगे। जब ये दोनों खा रहे थे तो उसी समय स्पाइक की बीमार माँ चिल्लाने लगती है। उन्हें पता चल गया कि उनका बेटा उन शैतानों से लड़ने जाने वाला है। इस चीज से वो एकदम खिलाफ है, इसीलिए वो जामी को बड़ी बुरी तरह गालियां देती है कि वो नहीं चाहता कि उनका बेटा जिंदा रहे। लेकिन जल्दी ही वो शांत हो जाती है क्योंकि ईजा को भूलने की बीमारी है। उसने अभी कुछ देर पहले क्या बोला क्या सुना उसे कुछ भी याद नहीं है। इन्हीं कारणों की वजह से जामी उसे कमरे में बंद करके रखता है ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। अब जब वो सो गई तो स्पाइक और उसके पिता दोनों नीचे आ गए, जहाँ स्पाइक की मुलाकात सैम से एक बुजुर्ग शख्स से होती है जिसने उस दुनिया को बदलते हुए देखा था। वो उसे एक बो गिफ्ट करता है और अपनी पहली प्रैक्टिस के लिए बधाई देता है। ऐसे ही नजारा कुछ बाहर का भी होगा। पूरे मेनलैंड के लोग स्पाइक को अच्छी बातें बोल रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे और कहते हैं कि जल्दी तुम वापस लौटना। जब ये लोग मेन गेट पे पहुंचे तो लीडर जानी ने स्पाइक को रोकते हुए कहा कि इस गेट से बहुत लोग गए हैं, इस उम्मीद में कि वो सब कुछ सीखें और जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है। कोई लौटा है, अगर तुम नहीं लौटे तो ये मत सोचना कि हम लोग तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आएंगे। और यही यहाँ का नियम कायदे हैं। स्पाइक समझ गया कि ये सब कुछ तो उसके पिता ने उसे पहले ही बता दिया है। सबसे अलविदा लेकर ये लोग पतले से रास्ते से शहर की ओर बढ़ने लगे। हालांकि अब कोई वो शहर बचा ही नहीं है, सब कुछ तो जंगल बन चुका है। स्पाइक को अपना पहला शिकार दिख गया। ये एक रेंगने वाला इन्फेक्टेड पर्सन था जिसका वजन बहुत ही ज्यादा था। जामी ने बताया कि इसे कमजोर मत समझो, ये भले ही मोटे हैं पर बहुत ही शक्तिशाली है। स्पाइक ने पहले निशाना लगाया और एक ही बारी में उसे ढेर कर दिया।
इतने में उसकी आवाज को सुनकर दूसरा भी आ गया और उसका काम तमाम कर दिया जैमी ने। वही एक ही झटके में उसे गिरा दिया। लेकिन ये क्या, वहां तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और इसी चीज के लिए तो स्पाइक को यहाँ लाया है। उसने उसे साफ समझाया कि घबराओ मत, बल्कि लड़ो। दोनों ने अपनी तीरंदाजी से एक एक करके हर तरफ से उन्हें मारा और जैसे दोनों बाप बेटे आगे की ओर बढ़ रहे थे, स्पाइक को एक नई दुनिया से वाकफा होता है। हर कदम पर वो कुछ नई चीजों को महसूस कर पा रहा था। जैसे कि जब ये लोग एक घर में घुसते हैं तो इन्हें वहां एक इंसान लटका हुआ मिला जिसके शरीर पे कुछ लिखा था। अब यहाँ जामी समझ गया कि इसे इंसान के तौर यहाँ पर बांधा गया होगा ताकि ये भी इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन अब ये इन्फेक्टेड हो चुका है तो अब हमें इसे मारना ही पड़ेगा। स्पाइक के लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो बंदा छटपटा रहा था और ये देखकर उसे डर लगने लगता है। लेकिन अहम मौके पर जब वो छटपटाते हुए नीचे गिर पड़ा तो जामी ने अपने बेटे से चिल्लाते हुए आदेश दिया, जल्दी मारो वरना ये हमें मार देगा। और तब उसने उसके सर पर 3 मारी। दोनों अब उस घर से बाहर एक खुली जगह पर आए जहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत। हर तरफ हरियाली थी, बस हरियाली में कुछ डरावने राज भी छुपे थे। स्पाइक ने देखा कि पेड़ पर एक जानवर का कटा हुआ सर लटका। इस बारे में उसने अपने पिता से पूछा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसका कहना था ये काम अल्फा का है जो सबसे शातिर और तेज इन्फेक्टेड लोगों में से होते हैं। इनका दिमाग इंसानों से भी तेज चलता है और ये लोग बात भी कर सकते हैं। इतने में उसे सामने से अल्फा की सेना दिख गई, जिसे देखने के बाद जामी अपने बेटे को जंगल में लेकर घुस गया और भागते हुए बताता है कि उसे कैसे खुद को छुपाना है क्योंकि हर चीज से वो लड़ नहीं सकते, उसके पास इतने संसाधन नहीं है। अब इनके पीछे वो पूरी सेना पड़ी हुई। हालांकि अगर ये धीमे हुए तो उनके चुंगल में आ जाएंगे, लेकिन जामी ऐसा होने नहीं देता। वो बार बार स्पाइक को समझाता है कि लगातार मत भागो, रुको थोड़ी देर, बीच बीच में उन पर वार करो। यहाँ स्पाइक एक गलती कर रहा था, वो यहाँ वही तीर मार रहा होता है जिससे कि उनके तीर खत्म हो जाते, लेकिन वो मर ही नहीं रहते। ये देखकर उसके पिता ने समझाया सिर्फ और सिर्फ दिल पे वार करो और कहीं नहीं। सांसें फूल चुकी थी इनकी, अब उसकी ओर नहीं भागा जा रहा, इसीलिए ये लोग एक पुराने घर में आकर छुप गए जहाँ इनकी जान तो बच गई पर अल्फा इतने बेवकूफ नहीं थे। वो बाहर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। कई घंटे बीत जाने पर ये अभी भी वैसे ही छुपे थे। इस बीच में स्पाइक ने अपने पिता से कुछ सवाल किया। जिस रास्ते से ये लोग यहाँ आए थे और वहाँ उसने कुछ लोगों को देखा तो पूछा कि वो कौन थे। तो जामी ने बताया कि हमारे ही लोग हैं जो पहरेदारी दे रहे हैं ताकि कोई खतरा ना हो। तो वहीं दूसरी ओर एक आग भी धधक रही है। तो उसके बेटे ने उसका भी पूछा, लेकिन जामी ने उसका जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिया, ये कहकर कि शायद वो प्रकृति के कारण लग गई होगी। बातों ही बातों में इसने उसे समझाया कि हमें कभी भी अपने तीरों को बर्बाद नहीं करना है, वरना हम निहत्थे हो जाएंगे और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा खुद को बचाने के लिए। अब रात में स्पाइक को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने पानी में डूब रही है और आसपास वही अल्फा खड़े हैं। इतने में अचानक से तेज आवाज को सुनाई देती है। पूरा घर कांपने लगता है, ऐसा लगता है कि मानो भूकंप जैसा कुछ आ गया हो। पर जामी को पता था ये क्या है। दरअसल बाहर जानवरों का झुंड दूसरी तरफ जा रहा होता है। जामी फौरन उसे लेकर बाहर निकल आया क्योंकि ये घर किसी भी समय गिर जाएगा। लेकिन दिक्कत ये नहीं थी, बल्कि वो इन्फेक्टेड लोग इधर ही आ जाएंगे, इसलिए उसने उसे भागने को वापस मेनलैंड की तरफ कहा क्योंकि आज एक रात की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। दोनों जल्दी से किनारे तक आ गए और इन्हें मेनलैंड तक जाने का जो रास्ता था वो पानी से ढक चुका है। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसीलिए ये दोनों उस पर चलते रहते हैं। स्पाइक बहुत खुश था, उसने आज अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लिया, वो एक काबिल शिकारी बन चुका है। जामी भी अपनी बेटी के लिए खुश था, लेकिन ये दोनों ही खतरे से अनजान थे जो इन्हें एक पहाड़ी की चोटी से देख रहा था। ये अधेड़ उम्र का अल्फा था जिसकी ताकत, रफ्तार, चालाकी एक नॉर्मल अल्फा से 2 गुनी थी। जब उसने देखा कि ये दोनों जा रहे हैं तो वो पूरी रफ्तार से इनकी तरफ भागने लगा। अभी तो उन दोनों को कुछ नहीं पता, लेकिन जब इनकी तरफ हजारों चमगादड़ उड़कर आने लगे तब इन्होंने पीछे देखा, भांप लिया कि वो अल्फा है और वो भी बड़ा वाला। इसीलिए अभी सिर्फ एक ही उपाय है, वो है भागो। अब दोनों अपनी पूरी ताकत से वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी समय पर स्पाइक गड्ढे में गिर जाता है जिसे उठाने के चक्कर में थोड़ी देर हो जाती है और तब जामी अपनी सीटी बजाने लगा जिससे कि मेनलैंड के लोगों को पता चल गया कि वो लोग आ रहे हैं। सभी फौरन अपनी तैनाती पर खड़े हो गए, लाइट ऑन कर दिया और अभी वो उनसे थोड़ी दूर था, इसीलिए निशाना लगा पाना इतना आसान नहीं। वो उसे थोड़ा नजदीक आने देते हैं, लेकिन वो दोनों की सांसें अब अटकने लगी है क्योंकि वो बहुत देर से भागे जा रहे हैं। आखिर में वो समय आ ही गया, वो वहीं गिर पड़े क्योंकि अब उनसे और भागना असंभव था। तब जामी ने अपने बेटे को आदेश दिया कि अब तीर चलाओ। उन सभी ने तीर तो चलाई जिससे कि वो गिर पड़ा और लेकिन फिर वो खड़ा हो गया। तो अब वो समझ गए कि इसके लिए उन्हें अपनी असली हथियार निकालना पड़ेगा। 100 तीर से बनाई एक आग की तीर जिससे जब इन्होंने दागा तो वो जाकर उसके सीने में घुस गई। फाइनली वो वहीं मारा गया और ये दोनों बच भी गए। स्पाइक तो सभी के लिए अब हीरो बन चुका है, हर कोई उसकी कहानी सुनने को बेताब था। जामी तो अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। उन्होंने तो स्पाइक को शराब भी पिला दी जो कि उसे हजम नहीं हुई और बाहर आकर उसने उल्टियां कर दी। उसी समय उसने अपने पिता को देखा जो कि दूसरी औरत के साथ वो सब कर रहे हैं जो उन्हें उसकी माँ के साथ करना था और ये चीज उसे अंदर से तोड़ देती है। इसीलिए वो सीधा घर को आया जहाँ सैम था, उसकी माँ की देखभाल कर रहा था। उसने सैम को पूरी कहानी बताई और आखिर में उसे आग का जिक्र भी किया जो जंगल में जल रही थी। इस बारे में उसने पिता ने उसे बताने से इनकार कर
कर दिया, लेकिन सैम ने बता दिया कि वो डॉक्टर किल्सन होंगे। सुबह हुई तो स्पाइक ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से पूछ लिया कि आखिर वो इसकी माँ को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे। जैमी ने जवाब में कहा क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं। इसका जवाब तो पहले से स्पाइक के पास था। उसने बोल दिया डॉक्टर किल्सन क्या है। जैमी समझ गया कि उसे पता चल चुका है कि उस आग के बारे में, इसीलिए उसने आज उसे सच बता ही दिया। उसने एक किस्सा सुनाया जो आज से तकरीबन 15 साल पहले घटित हुआ कि कुछ खोजी दल के लोग जंगल में गए थे जहां उन्होंने डॉक्टर किल्सन देखा जो एक अजीब सी हरकत कर रहा था। उसके आसपास लाइन से लाखों बूढ़े बच्चे औरतों की लाशें पड़ी थी जिन्हें वो एक एक करके आग में जला रहा था। उसने जब हम लोगों को देखा तो नीचे आने को कहा। हम नीचे नहीं गए बल्कि हम भाग गए और तभी से आज तक फिर वहां कोई नहीं गया। इतना सब कुछ सुनने के बाद स्पाइक कुछ नहीं सुनता। वो बस इतना कहता है मैं बस इतना जानता हूँ कि डॉक्टर किल्सन जैसा इंसान भी है। आखिर है तो वो एक डॉक्टर ही। मेरी माँ को उसकी जरूरत है क्योंकि मुझे पता है कि वो मर रही है। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप दूसरी औरत से चक्कर चला रहे हैं। ये सुनते ही जैमी उसे थप्पड़ जड़ देता है और उसने उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किया था। स्पाइक बिना कुछ बोले ऊपर अपनी माँ के पास आकर रोने लगा। पीछे पीछे जैमी भी आता है। मामला काफी बिगड़ चुका है, यहाँ तक कि उसने तो चाकू निकाल लिया। हालांकि जैमी ने बड़ी आसानी से अपने बेटे से वो चाकू छीन लिया, लेकिन बात ज्यादा ना बिगड़े इसीलिए वापस कर देता है उसे और वहां से चला जाता है। पर दोस्तों स्पाइक के मन में अब वो ख्याल आ रहा है जो आज से पहले कभी उसने सोचा नहीं था। वो बाहर गया, अनाज के गोदाम में जानबूझकर आग लगा दी। दूसरी तरफ जाके जो गेट पर गार्ड खड़े थे उन्हें उस आग के बारे में बताया, जो सुनते ही वो उस तरफ भागे। इससे स्पाइक को मौका मिल गया। वो भाग गया, लेकिन अकेला नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ, क्योंकि अब वो उन्हें ठीक करना चाहता और इसके लिए उसने ये कदम उठाया था। अब ईजा अपने बेटे के सहारे से आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने आसपास की चीजों को देखा। वो समझ गई कि वो मेनलैंड से बहुत दूर है। वो बार बार जैमी को आवाज लगाने लगती है। स्पाइक ने समझाया कि मॉम हम पीछे नहीं जा सकते, ये सब कुछ मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ईजा मान गई और चल पड़ी अपने बेटे के कहने पर। अब देर रात इन लोगों ने एक पुराने घर में सोकर बिताई, लेकिन तभी वहां रेंगने वाला इन्फेक्टेड आदमी आ गया जो स्पाइक के लेसेस को चबाने लगता है। जब उसने एहसास हुआ कि ये कीड़े नहीं है तो वो ऊपर आ गया और अचानक तभी कोई आकर उसकी जान बचा लेता है। सुबह हुई। स्पाइक को लगा शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर जब उसने पास में उसी लाश को पड़ी देखा तो समझ गया कि वो सच था, लेकिन ईजा को भी कुछ याद नहीं। पर दोस्तों हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि ये सब कुछ ईजा का किया धरा है। उसने उस इन्फेक्टेड को मारा। दूसरी ओर हम सोल्जर को देखते हैं जो इन ज़ॉम्बीज को मार कर आगे बढ़ रहे, लेकिन अब इनकी गोलियां खत्म होने लगी है। ये सभी भागकर एक टनल में छुप गए, पर वो सुरंग बहुत ही अंधेरी थी जिससे इन्हें आगे का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसी चक्कर में ये भटक गए और तब इनका सामना हो गया एक हट्टे कट्टे अल्फा से, जिसकी खासियत थी वो सिर्फ और सिर्फ रीढ़ की हड्डी को उखाड़ता है। वो रीढ़ की हड्डी को उखाड़ कर उसके शरीर को खत्म करता है। उसने यहाँ भी ऐसा ही किया। उसकी रीढ़ की हड्डियों से बाकी को खत्म कर दिया और एक सोल्जर जिसकी किस्मत अच्छी थी वो बच के भाग गया। तो वहीं दूसरी तरफ जब ये दोनों आगे बढ़ रहे थे उसी समय ईजा को ऐसा भ्रम होने लगा कि स्पाइक उसका पिता है। वो उसके साथ ऐसे बात करने लगती है जैसे वो अपने पिता से बात कर रही है। अचानक उसी समय वहां एक कमजोर सा इन्फेक्टेड इंसान आ गया जिसे स्पाइक ने मार तो दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि खेत में बहुत से ऐसे छुपे थे और इसीलिए इन्हें भागना पड़ा। भागते भागते ये एक पेट्रोल पंप पर आकर रुके, पर उसके अंदर तो मीथेन गैस फैली हुई थी जिसकी महक से ये बेहोश होने लगते हैं। बाहर नहीं जा सकते क्योंकि चारों तरफ इन्हें घेर लिया गया है। ऊपर से ईजा जिसके सर में बहुत तेज दर्द उठने लगा है। उसी समय माइक वही सोल्जर जो बच गया था वो ऊपर से इन्हें खींच लेता है और पूरे गैस स्टेशन को उड़ा देता है। अब माइक ने बताया कि वो रास्ता भटक चुका है, क्या वो उसे रास्ता बता देगा? स्पाइक को तो खुद रास्ते नहीं, वो तो सिर्फ आग का पीछा कर रहा है जो सालों से जल रही है। माइक को भी सहारा मिल गया था इसीलिए वो इनके साथ चलने लग गया। उसके पास फोन था जो स्पाइक ने पहली बार देखा था और वो चौंक गया। आखिर ये क्या चीज है? माइक ने बताया कि ये काम की चीज है लेकिन अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि ना ही कोई सिग्नल है ना ही कोई बैटरी है। इतना कहकर उसने फोन फेंक दिया। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर इन्हें एक पुरानी ट्रेन खड़ी मिली जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। उसी के अंदर ईजा को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो करीब गई तो देखा कि वहां एक अल्फा औरत एक बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अकेले वो इस काम को कर नहीं पा रही है। तब ईजा ने उसकी मदद की और ऐसा दिखाया कि वो उस बच्चे को कुछ नहीं करेगी। उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया। बाद में वो अपने असली रूप में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती माइक उसे शूट करके मार देता है। लेकिन दोस्तों इस गोली की आवाज से वहां कोई आ गया था और ये था अल्फा सेना का राजा जो बेहद विशाल और खतरनाक था। जब उसने अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा तो पागलों की तरह इनके पीछे पड़ गया। स्पाइक पूरी कोशिश करता है अपनी माँ को बचा पाए और उसके तीरों का असर उन पर कुछ हो ही नहीं रहा था। तब उसने मन बनाया कि अब उन्हें ट्रेन के
के नीचे भागना होगा। और इसीलिए ये दोनों वहां से भाग गए, पर उसने माइक को मार दिया और उसके सर को उखाड़ डाला। बाहर आते इनके सामने खड़ा था डॉक्टर किल्सन, जो उस अल्फा को एक तीर मार के बेहोश कर देता और बताता है उसने अपने शरीर पर आयोडीन लगाया हुआ है, जिससे कि वो इन्फेक्शन से दूर रहता है। अब वो अल्फा बेहोश की हालत में वैसे ही खड़ा रहता है और ये लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में स्पाइक ने उसे बताया क्या वो उसकी माँ को ठीक कर सकता है। इतने में इनके सामने एक ऐसी चीज आ गई जो बेहद ही अजीब थी। ये बोन टेम्पल था जो डॉक्टर ने पिछले 21 सालों में बनाया था। ये उन लोगों का मंदिर है जो कभी न कभी किसी न किसी समय पर इन्फेक्टेड का शिकार होकर मारे गए। इसके बाद उसने उस नवजात बच्ची के बारे में पूछा। जब उसने उसे देखा तो बताया कि इसकी माँ ने इसे इन्फेक्शन से बचा लिया। इसके बाद वो ईजा को देखकर बताता है कि उसे लाइलाज बीमारी है और वो लास्ट स्टेज पर है। और ये सुनकर वो रोने लगी और बार बार स्पाइक की तरफ देखती रही। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि अब उसके बेटे का क्या होगा। उसके सिवा तो उसका यहाँ कोई नहीं बचा। स्पाइक भी परेशान था कि अब उसकी माँ का इलाज कैसे होगा, लेकिन डॉक्टर बताता है उसे अब इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पा लेना चाहिए। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि एक सुकून की मौत हो। ईजा भी समझ गई थी कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, इसीलिए उसने अपने बेटे को एक आखिरी बार गले से लगा लिया और उस बच्ची को सौंप दिया ताकि अब वो उसकी रक्षा करे और वो उसे उसके भविष्य दे जो वो उसे कभी दे नहीं पाई। इतना सब कुछ कहने के बाद उसने नम आंखों के साथ जंगल की तरफ रुख कर लिया। पीछे पीछे डॉक्टर भी था जो आगे जाकर उसे शूट करके मार देता है। अपनी माँ के जाने के बाद स्पाइक के लिए सब कुछ खत्म हो गया। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जब वो उस बच्चे की तरफ देखता है तो उसे एक नई जिंदगी दिखती है और वो उस बच्चे को लेकर वहां से चला गया। ले जाकर उसी मेनलैंड के गेट पर छोड़ दिया। साथ में एक चिट्ठी भी लिखी कि इस बच्ची का नाम ईजा है और ये पूरी तरह से इंसान है। मैं अब बहुत दूर जा रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद उसके पिता के आंसू रुक नहीं पा रहे। वो भागते हुए बाहर गए और उस पार ना जा सके क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज। वहीं दूसरी ओर हमें स्पाइक को देखा जो अब जानवरों को मारकर अपना गुजारा करता है। लेकिन आज अचानक उसके सामने कुछ अल्फा आ जाते हैं, पर वो घबराता नहीं बल्कि काफी बहादुरी से उन्हें मार कर गिरा देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो आखिर में आया जब उसने देखा कि आगे एक चट्टान की दीवार खड़ी है और उधर से कुछ अल्फा अभी भी आ रहे हैं और वो कहाँ जाए और अब वो कहाँ जाए। तभी पीछे से एक सीटी की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ जिमी खड़ा था। वही जिमी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, लेकिन वो अकेला नहीं था बल्कि वहाँ उसकी पूरी टीम थी जो इतनी तेज थी कि उन्होंने पलक झपकते ही उन सभी को मार डाला। और ये देखकर स्पाइक भी अचंभित हो गया। जिमी ने उसे हाथ मिलाया और टीम ज्वाइन करने का मौका दिया क्योंकि वो उसकी बहादुरी से काफी प्रभावित था और इस बात को वो भी मान जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।